जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए अभी जो हम जो भी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो अभी जो रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा जो 2024 में मेंस का पेपर हुआ है, जो अभी कंडक्ट कराया गया है, तो उसी के पेपर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें हम डेली एक पेपर को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमारा GS2 चल रहा है, ऑलरेडी हमने GS1 कंप्लीट कर लिया है। GS2 का आज हम 15th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब हमारा GS2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम GS3 के बाद GS4 के बाद दो लैंग्वेज के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2025 के बेसिस पे जो 2025 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, उसके लिए फिर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे MCQ, और साथ साथ में हम मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के चलेंगे। तो देखिए अभी जो आपको पता होगा कि यूपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है वो 3 स्टेजेस में कराता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आपको जो मेन फोकस करना है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए मेंस पे। जब आप मेंस के सिलेबस को कवर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको डेली मिनिमम आपको क्या करना है, 20 से 30 क्वेश्चन आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हो, या जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग में आप टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन आप जो MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो उसी के रिगार्डिंग में होना चाहिए जिस पैटर्न पे यूपीएससी सवाल पूछती है। अगर आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए आप मिनिमम 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन जो होना चाहिए वो GS का होना चाहिए, और 10 क्वेश्चन आपका CSET का होना चाहिए, इस तरीके से। और आपको डेली मिनिमम, अगर आपने सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया है, तो मिनिमम आपका एक दिन में 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला आपका GS का होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए ऑप्शनल का, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अपने सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ, तब आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा कि अगर आप 2024 का पेपर GS1 और GS पेपर 2 देखोगे तो उसमें क्या हुआ है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20 में से जो 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, हर एक आंसर 150 वर्ड में लिखना है। फिर 11 से अगर हम 20 तक की बात करें तो वो पूछा गया है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। अब अगर आप 20 के क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें आपको वर्ड ज़्यादा लिखने, मतलब लेंदी आंसर लिखने, और आपको आंसर लिखने का जो टाइम मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 आवर मिल रहा है। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये सारे आंसर लिखने के लिए 180 मिनट का टाइम मिल रहा है, और एक इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपके पास जो मैक्सिमम टाइम मिल रहा है एग्जाम हॉल में वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का मिलेगा। तो ये जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है कि आपको मिनिमम टाइम, जो इतना कम टाइम मिला हुआ है, मैक्सिमम टाइम आपको जो कम मिला हुआ है, तो उसमें आपको किस तरीके से इफेक्टिव आंसर लिखना है कि जिसके वजह से आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो बढ़ जाएगा। बट किस तरीके से आपको बढ़ाना है, ये चैलेंज आपको अगर आप ये दूर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आपने सिर्फ NCERT पढ़ा है तो आप NCERT के बेसिस पे भी आप अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने न्यू स्टार्ट करा है तब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आंसर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना सिलेबस और बेसिक क्लियर कर लें, तब आप अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे न्यू हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, NCERT कंप्लीट करना है। NCERT कंप्लीट करने के बाद उन्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक पे मूव करना है। बिना NCERT कंप्लीट किए आप अगर स्टैंडर्ड बुक पे मूव करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, सिलेबस फिजिकल फॉर्म में आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो होने चाहिए। ये आपको क्या करेंगे, एक तरीके से मैप शो कर, जैसे हमें किसी डायरेक्शन में जाना होता है तो मैप हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है,
उसी तरीके से आपके प्रिपरेशंस में एक डायरेक्शन दिखाने का काम करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जाता है और क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि एक कैंडिडेट जब आईएएस की पोस्ट पे बैठ के काम करे तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती है, ये आपको देखने को कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप उस ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है एक कैंडिडेट से। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सीधा सीधी पूछा गया है एम लक्ष्मीकांत की बुक से, और इसका जो आपका बेस कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर देखने को मिलेगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारी कंट्री जो एक सर्कुलर स्टेट है उसको कंपेयर करना है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो सर्कुलर प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे आपको क्या करना था, कंपेयर करके बताना है, और यही चीज आपको लिखना है 250 वर्ड्स में। सर्कुलर आपको एम लक्ष्मीकांत के बुक में इजीली देखने को मिल जाएगा। तो देखिए GS2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जब हमने GS2 का पेपर डिस्कस करा था मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था। अगर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दिया, पिन कर दिया उसका लिंक। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स PDF के फॉर्म में इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे। जरूरी नहीं कि वो पॉइंट्स जो मैंने लिखे वही सारे सही हैं, आप जो पॉइंट्स रिकमेंडेड करोगे वो गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि नहीं ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए, आप वो पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे आंसर को मार्क्स भी रिव्यू भी कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप एज ए एग्जामिनर अगर चेक करते तो कितने मार्क्स देना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर राइटिंग डिस्कशन है वो चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर में जो सर्कुलर है, सर्कुलर स्टेट है। देखिए सबसे पहले सर्कुलर स्टेट की बात करते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है आपको देखने को मिलेगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसमें जब स्टेट के लिए सारे जो रिलीजन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री में हर एक रिलीजन को क्या मिला हुआ है, इक्वल स्टेटस मिला है। हर एक रिलीजन क्या है, इक्वल है। तो जिस वजह से कहा जाता है कि इंडिया एक क्या है, सर्कुलर कंट्री है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे हम दो कंट्री का एग्जांपल देखते हैं, पहला हम अपनी कंट्री को देखते हैं तो हमारी कंट्री में सुप्रीम क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा कि पहले संविधान है तब रिलीजन को रखा गया है। अगर वहीं पे आप पाकिस्तान का केस देखोगे तो पाकिस्तान में क्या है, पहले इस्लाम रखा गया है तब कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। तो इसी बेसिस पे पाकिस्तान को एक इस्लामिक नेशन कहा जाता है, जबकि हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, एक सर्कुलर स्टेट कहा जाता है। तो इन शॉर्ट कि जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर का मतलब होता है कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन क्या होता है, इक्वल होता है, और उसके लिए कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, वो हर एक रिलीजन को इक्वली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम कहते हैं सेक्युलर। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में क्या, हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराई गई है ताकि उसमें किसी भी तरीकों में हम रिलीजन्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो देखिए जैसे हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसमें स्टेट को क्या कहा गया है कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बर्थ और प्लेस के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो रिलीजन आता है तो स्टेट को क्या रखा गया है कि स्टेट के लिए हर एक रिलीजन क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा, ताकि हम प्रमोट कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के कि हम सब क्या है, सिंगल एक हैं, यानी कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, हर एक रिलीजन क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारी कंट्री की कॉन्सेप्ट है, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी आपको क्या हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में प्रोवाइड कराया गया। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस फंडामेंटल आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए हर एक पर्सन के पास हमारी कंट्री में ये अधिकार है कि वो जिस फ्रीडम को फॉलो करना चाहे, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहे, जिस रिलीजन की वो प्रैक्टिस करना चाहे, या यदि वो अपने रिलीजन को चेंज करता है तो वो उसके लिए क्या है, स्वतंत्र है, उसको फ्रीडम का राइट्स मिला हुआ है।
तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो ये हमें किस बेसिस पे मिला हुआ है, वो हमें इसी बेसिस पे मिला हुआ है क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। हमारी कंट्री की स्टेट हर एक मतलब हर एक रिलीजन स्टेट के लिए क्या होगा, इक्वल होगा ना। स्टेट किसी भी रिलीजन को क्या कर नहीं कर सकता, प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारी किसके अंदर में आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या रहेगा, इसके लिए तटस्थ रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा। तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक रिलीजन के फेवर में या किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में सपोर्ट नहीं कर सकता है या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो सरकार इसमें क्या रहेगी, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट रहेगी वो हर एक रिलीजन के लिए क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। इसी बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलता है, हमारी कंट्री एक सेक्युलर स्टेट देखने को मिलता है। देखिए अगर हम सेक्युलर इन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो जो सेक्युलर वर्ड है, देखिए यहाँ से ना एक बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन निकल के आया था कि सेक्युलर जो वर्ड है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल में पहले से था या बाद में ऐड किया गया था। और एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन सबको क्या करना था, सीक्वेंस से लगाने के लिए कह दिया था कि आपको इसको क्या करना है, सीक्वेंस से लगाना है। तो जो सेक्युलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल में कब ऐड किया गया, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, तो उसमें क्या है, हमने अपने प्रेम्बल के अंदर में सेक्युलर वर्ड ऐड किया था। फिर देखिए स्टेट इन्वॉल्वमेंट, हमारी कंट्री में ना आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगी रिलीजन के अंदर में। तो हमारी कंट्री तो देखिए कुछ मैटर में आपको नजर आएगी, सभी मैटर में नजर नहीं आएगी। हमारी कंट्री एक सेक्युलर देश होने के साथ साथ में क्या है, जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो भी रिलीजियस मैटर है उसमें सुधार करने के लिए वो क्या कर सकती है, थोड़ी सी इंटरफेयर कर सकती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कुछ प्रथाएं होती हैं जो जिसको जैसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सती प्रथा जैसी पहले एक्टिविटीज आपको देखने को मिले। तो मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें क्या है जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इविल जो एक्टिविटीज होती हैं, तो मतलब कुछ प्रथाओं को रोकने के लिए कुछ जो रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए तब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब आप समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है कुछ क्रूल मतलब क्रूशियल एक्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं, सर्टेन प्रैक्टिस को रोकने के लिए, बैन करने के लिए, तब उसमें जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है। ऐसे सरकार क्या रहेगी, वो न्यूट्रल रहेगी। उसके बाद देखिए बात करते हैं किसके बारे में, डिजर्व यानी कि डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर का मतलब होता है जो हमारी कंट्री के अंदर में जो रिलीजियस बेसिस पे भी आपको क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री के अंदर में बहुत से जो आपको कल्चरली और रिलीजियसली क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट काइंड्स के जो रिलीजन है वो क्या है, फॉलो किए जाते हैं। जैसे हिंदुज़म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है। तो डिफरेंट काइंड्स का आपको रिलीजन और कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे। तो जिसके वजह से हमारी कंट्री क्या बनती है, एक डाइवर्स कंट्री बनती है। तो इसमें ये जरूरी था कि हम क्या करें, इतने सारे डाइवर्स होने के बाद अपनी कंट्री के अंदर में हम भाईचारे को बना करके रखें, हर एक अपनी कंट्री के अंदर में यूनिटी को बनाए रखें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इस मतलब हम अपनी कंट्री को एक यूनिटी के अंदर में स्ट्रांगली खड़े रहे, यूनाइट होकर के। तो ये ज़रूरी था कि हम अपनी कंट्री के अंदर में सेक्युलरिज्म को क्या करें, सपोर्ट करें और उसको प्रमोट करें। तो देखिए जब 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तब उस टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज निकल के आया था वो यही आया था कि एक हमें क्या करना था, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था। और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स होने के बाद और जो इलिटरेट होने की वजह से हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और दूसरा आया था कि अपनी कंट्री को यूनाइट करने का चैलेंज आया था। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या थी, कल्चरली रिलीजन्स बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा क्या थी, लैंग्वेजेस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइड थी। लेकिन फिर भी आज हम आज़ादी के 78th ईयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी हम क्या है, एक यूनाइट के फॉर्म में
आज भी हम क्या करते हैं, पीसफुली एक दूसरे के साथ हम अपने देश के अंदर में रहते हैं। उसके बाद देखिए, ये था हम अपनी कंट्री के एक्सपेक्ट से बात करते हैं जो सर्कुलर स्टेट है। अब बात करते हैं यूएसए का जो सर्कुलर स्टेट है। तो देखिए, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर में क्या है, चर्च को स्टेट से कंप्लीटली क्या रखा गया है, अलग रखा गया है, सेपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रांगली सेपरेशन देखने को मिलेगा रिलीजन और गवर्नमेंट के बीच में। जबकि अगर हम अपनी कंट्री के अंदर में बात करें तो यहाँ पे क्या है, कुछ मामले में जो स्टेट है वो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है रिलीजियस बेसिस पे। जबकि अगर आप यूएसए का देखोगे तो यूएसए में स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या है, रिलीजन को गवर्नमेंट से अलग रखा गया है। देखिए, फिर बात करते हैं जो पहला फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शंस था। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शंस था गवर्नमेंट ऑफ उस गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या एस्टेब्लिशिंग की बात की जा रही थी, कोई भी रिलीजन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयरिंग नहीं कर सकता। यानी कि जो पहला संशोधन था सरकार को, वो किसी भी धर्म को स्थापित करने या धार्मिक अभ्यास में इंटरफेयर करने से क्या करता है, रोकता है। ये यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो नो गवर्नमेंट प्रेफरेंस, यानी कि देखिए यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन का ना तो फेवर कर सकता है, ना तो सपोर्ट दिखा सकता है, ना ही स्पेसिफिक रिलीजन या हम किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन पे वो क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है ना। यानी कि जो अगर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट्स रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट फंक्शन, मतलब देखिए अमेरिकी जो सरकार है, यूएसए की गवर्नमेंट की बात करें, किसी भी रिलीजन का समर्थन नहीं कर सकती है, फेवर नहीं कर सकती है। और जो स्टेट है वो रिलीजन के इन्फ्लुएंस को सीमित करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या रोक नहीं लगा सकती है। ये आपको यूएसए के अंदर में देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि अनलाइक जैसे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर जो सर्कुलर था उसकी जो फाउंडिंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री के बात करते हैं तो हमारी कंट्री के जस्ट अपोजिट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पहले जो अमेंडमेंट हुआ था 1791 में ही क्या है, उसे क्या किया गया था, एक सर्कुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। जबकि हमारी कंट्री में कब किया गया था, ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस किए गए थे। उसके बाद देखिए अगला बात करते हैं, अगली जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, नॉन इंटरफेरेंस। तो यूएसए गवर्नमेंट क्या है, रियरली इंटरफेरेंस करती है रिलीजियस मैटर में। एक्सपर्ट जो भी वो भी तब जब डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी कि जब डायरेक्टली लॉ के साथ क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है रिलीजन का, तब जाकर के क्या है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो ज़्यादा जब हार्म करने लगती हैं, यानी कि हानि पहुंचाने लगती हैं, धार्मिक जो भी प्रथाएं होती हैं, तब जाकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है तब इंटरफेयर करती है। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसी तरीके से यूएसए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलेगा, जो कि गारंटीज दी गई है। हर एक पर्सन क्या कर सकता है, फ्रीली अपने जो रिलीजन है उसको चुन सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है किसी भी रिलीजन की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कुछ की डिफरेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि मोस्टली चीजें सेपरेटेड है, लेकिन कुछ डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ सेपरेशन। डिग्री ऑफ सेपरेशन की मतलब बात करें तो यूएसए के अंदर में स्ट्रिक्टली सेपरेट किया गया है रिलीजन को किससे, गवर्नमेंट से। जबकि हम अपनी कंट्री के सर्कुलरिज्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें क्या करती है, सरकार इंटरवेंशन कर सकती है रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रॉम रिफॉर्म बदलाव के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरवेंशन कर सकती है। फिर आपको देखने को मिलेगा फाउंडिंग प्रिंसिपल का मतलब उनकी स्थापना का जो सिद्धांत होता है। सर्कुलरिज्म की बात करते हैं, वाज द पार्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, यानी कि सर्कुलरिज्म की बात करते हैं तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में शुरुआत से ही था। जबकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सर्कुलर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव करके जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत में।
अप्रोच ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, यानी कि धर्म के प्रति जो उनके दृष्टिकोण है, तो अगर हम अपनी कंट्री के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो प्रमोट करता है जो भी हार्मोनी है अमंग जितनी भी जो हमारी कंट्री में रिलीजन है। जबकि अगर हम यूएसए के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनका फोकस रहता है कि गवर्नमेंट एंड जो रिलीजन है वो क्या रहे, सेपरेट रहे। तो ये दोनों के देश की जो अप्रोचेस हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, अलग देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जैसा पूछा गया था। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हमें अपनी कंट्री के सर्कुलर स्टेट और हमें यूएसए की जो सर्कुलर प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसके बेसिस पे क्या करना था, कंपेयर करना था। आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी अगर आपको सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।